हेलो एवरीवन, दिस इज शिवराज पाटीदार। वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। हम यहाँ पर व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और व्यापम में यहाँ पर हमने सर्वेइंग सब्जेक्ट उठाया है और उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हम पॉइंट टू द पॉइंट देखते जा रहे हैं। तो सर्वेइंग की हम जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं। कुछ जो क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं वो हम यहाँ पर आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन आपसे उठाया है वो है 4 अप्रैल 2016 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन है वो आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। तो क्या पूछा गया था आपसे कि फाइंड द एवरेज ऑर्डिनेट। एवरेज ऑर्डिनेट से आपको एरिया फाइंड आउट करके बताना है फॉर द फॉलोइंग परपेंडिकुलर ऑफसेट्स। आपको नंबर ऑफ ऑफसेट्स दिए गए हैं वेयर टेकन फ्रॉम अ चेन लाइन टू एन इरेगुलर बाउंड्री। एक इरेगुलर बाउंड्री पर आपको चेन लेंथ दी गई है और वहां पर नंबर ऑफ ऑफसेट्स लिए गए हैं। तो जो गाइस हमारा एवरेज ऑर्डिनेट रूल बनता है उससे अगर आपको क्या निकालना हो, एरिया निकालना हो, तो एरिया क्या निकलता है एवरेज ऑर्डिनेट रूल से। नाम से एवरेज ऑर्डिनेट मतलब इन सभी ऑर्डिनेट्स का हम एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे। कितना है आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और 7, इन सभी का समेशंस करके इनका हम एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है। तो ये क्या कहलाएगा गाइस, ये कहलाएगा हमारा एवरेज ऑर्डिनेट। ये क्या कहलाएगा गाइस, हमारा एवरेज ऑर्डिनेट। एवरेज ऑर्डिनेट। अब बात करें अगर हम एरिया कैसे निकालते हैं, तो एवरेज ऑर्डिनेट से एरिया निकालते हैं आप एवरेज ऑर्डिनेट इनटू टोटल चेन लेंथ या टोटल लेंथ या चेनेज लेंथ। तो अब यहां पर गाइस हम बात करें तो वो आपसे कितना दिया गया है, इनका समेशंस करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे डिवाइडेड बाय 7 से। तो वो अप्रोक्स आपका कितना आएगा 5.34 मीटर। कितना ऑफसेट आएगा, एक एवरेज ऑफसेट की बात करें तो कितना आएगा वो आपका 5.34। अब गाइस अगर टोटल लेंथ की बात करें तो यहां पर लेंथ कितना दिया गया है हमको 20-20 के इंटरवल पर आपको कितना दिया है 0 से 20, 20 से 40, ऐसे आपको टोटल इंटरवल कितना, तो आपकी 140 मीटर टोटल लेंथ होती है। तो हम गाइस अगर यहां पर एरिया फाइंड आउट करें तो एवरेज कितना निकल रहा है 5.34 इंटू लेंथ है आपका 140। क्लियर है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा गाइस वो रिजल्ट आएगा हमारे पास अप्रॉक्स 748 स्क्वायर मीटर। तो आंसर कौन सा होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बट ये ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपको कितने क्लॉज दिए गए थे कि सभी 746, 748, 747, 745। तो थोड़ा सा भी अगर आपने कैलकुलेशंस में इधर उधर किया तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो हम ध्यान रखें कि थोड़ा एक्यूरेट की तरफ जाएं और 2 डेसिमल या 3 डेसिमल तक वर्कआउट करें। तो ये क्वेश्चन था, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 748 स्क्वायर मीटर। सेकंड क्वेश्चन पर अगर हम मूव करें तो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एडिटिव कांस्टेंट इफ द फोकल लेंथ of the object glass is 35 centimeter and the distance from the object glass to the Trunnion axis, Trunnion axis को हम क्या बोलते हैं सर, horizontal axis is 25 सेंटीमीटर। तो ये फोकल लेंथ दिए गया है आपको गाइस f की वैल्यू, किसकी वैल्यू, f की वैल्यू, और d जो होता है आपका एडिटिव कांस्टेंट में टर्म्स, वो डिस्टेंस आपको दिया गया है 25 सेंटीमीटर। और ये यूज कहां होते हैं एडिटिव कांस्टेंट और ये मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, ये टर्म्स यूज करते हैं हम कहां पर, टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग में। तो टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग में गाइस हम अगर जैसे ये ग्राउंड डिस्टेंस आपका ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर यहां पर आपने ट्राइपॉड स्टेशन रखे हैं और यहां पर स्टाफ्स हैं, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट ओ है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है थ्रू एंगुलर मेजरमेंट या थ्रू टेकोमीटर। तो कैसे करेंगे देखिए आप, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए थ्रू टेकोमीटर क्या होता है, एफ अपॉन आई इंटू स्टाफ रीडिंग प्लस एफ प्लस डी। ये एफ क्या है, फोकल लेंथ, डी है आपका ऑब्जेक्ट ग्लास से ट्रनियन एक्सिस के बीच की दूरी, और आई है आपका इमेज जो बनने वाली है डायाफ्राम या मिरर के अंदर उसकी हाइट, हाइट ऑफ इमेजेस। तो क्लियर है हमको। तो इसको बोलते हैं हम एडिटिव कांस्टेंट। क्या बोलते हैं गाइस हम इसको, एडिटिव कांस्टेंट। और ये टर्म्स जो होती हैं ये होती हैं हमारी मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट।
मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। और आप देखेंगे, अगर आपने नंबर ऑफ वीडियोस देखे होंगे हमारे अभी जो व्यापम सर्वेइंग के हम जो सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें जो आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे होंगे उसमें कहीं ना कहीं एडिटिव कांस्टेंट्स के बारे में पूछा गया है, कहीं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट्स के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर अगेन आपसे पूछा गया है कि एडिटिव कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करके बताएं। मतलब कहीं ना कहीं इन कांस्टेंट्स वगैरह से वैल्यूज या क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, इसलिए ये टॉपिक ध्यान रखें। अब यहाँ से हम देखें अगर, तो आपसे पूछा क्या एडिटिव कांस्टेंट, मतलब किसकी वैल्यू, f प्लस डी की वैल्यू। तो आपको f कितना दिया है गाइस, f की वैल्यू दिया है आपको 35 सेंटीमीटर, और जो आपका ऑब्जेक्ट ग्लास है d की डिस्टेंस वो दिया है आपको कितना, 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये टर्म्स कितनी हो गई आपकी, 60 सेंटीमीटर। कितनी हो गई गाइस, 60 सेंटीमीटर। बट गाइस जो ये कांस्टेंट्स वगैरह आते हैं ये होते हैं हमारे मेट्रिक टर्म्स में या मीटर में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.6 मीटर। कितना हो जाएगा गाइस, 0.6 मीटर। तो आंसर कौन सा होगा हमारा यहाँ पर, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और एग्जाम में जैसे आपने कहीं पर देखा हो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट्स की वैल्यू कितना लेते हैं हम लेते हैं 100, और एडिटिव कांस्टेंट्स की वैल्यू हम कहीं कहीं पर रिकमेंडेड वैल्यू है कि कितना कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा टफ ना हो, कॉम्प्लेक्स टाइप का ना बने, तो इसलिए कहीं कहीं पर इसको रिकमेंड किया गया है 0। क्लियर है? तो वैसे 0 के आसपास वैल्यूज आती हैं, तो इसलिए हम इसको 0 कंसिडर कर लेते हैं। और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की 100 के आसपास आती हैं तो उसको हम 100 कंसिडर कर लेते हैं। क्लियर है? तो 0.6 आपका आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करें, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन OA एंड OB गिवन रिस्पेक्टिव बियरिंग आर 45 डिग्री 15 मिनट एंड 175 डिग्री 50 मिनट। तो इनका क्या निकालना है गाइस, हमको बियरिंग से फाइंड आउट करना है। देख लेते हैं गाइस, मान लो कि ये हमारा कौन सा है, नॉर्थ डायरेक्शंस, और यहां से ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ले लिया आपने कि ये O पॉइंट है। इस O से गाइस हमने मेजर किया, तो आप क्या बोल रहे हो कि OA कितना है, तो OA आप बता रहे हो यहां पर कि OA जो है आपका 45 डिग्री। तो 45 डिग्री ले लिया, और 45 डिग्री आपने पॉइंट लिया है फिफ्टीन मिनट। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपका जैसे O और ये A पॉइंट है। सेकंड पॉइंट दिया है OB, मतलब O से ही दूसरा पॉइंट निकल रहा है B, और उसका बियरिंग्स कितना दिया है आपको 175 डिग्री 50 मिनट। तो सेकंड पॉइंट ले लेते हैं हम। तो सेकंड पॉइंट आपको दिया गया है यहाँ पर 75 है ना आपका, तो और इसको थोड़ा सा पास में कर देते हैं। ये कुछ ऐसा एंगल दिया गया है, और इसका जो बियरिंग्स हैं वो दिया गया है आपको 175 डिग्री 50 मिनट। और आपसे जो पूछा गया है वो पूछा यह गया है कि OA और OB के लाइन के बीच का एंगल कितना है, मतलब आपसे यह वाला एंगल पूछा गया है गाइस। तो कितना है 175 डिग्री 50 मिनट। मतलब इस पूरे ग्रीन में से ब्लू कलर आप माइनस कर दीजिए, ग्रीन कलर में से ब्लू कलर माइनस कर दीजिए तो आपको ये लाइट मिल जाएगा। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा -45 डिग्री 50 मिनट। तो ये कितना बचा आपका 15, सॉरी ये 15 मिनट है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आंसर जो आएगा वो आंसर कितना आएगा, तो आंसर आएगा गाइस हमारा 45, यानी कि कितना हो जाएगा या 35 डिग्री, सॉरी 35 मिनट। और डिग्री में अगर आपका ये 0 और 7 4 30, 130 डिग्री 35 मिनट। 130 डिग्री 35 मिनट, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही हो रहा है गाइस। कितना हो रहा है ए 130 डिग्री 35 मिनट। तो ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करें तो वो क्या पूछा गया है कि फाइंड द आरएल ऑफ पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गाइस अभी तक का, आपके कंसेप्चुअल की बात करें या सब कुछ। फाइंड द आरएल ऑफ पॉइंट बी
इफ द RL ऑफ द पॉइंट A इज 150 मीटर विच इज ऑन द फ्लोर, जो आपकी फ्लोर है या फर्श है, टाइलिंग है, उसका जो RL दिया गया है वो दिया गया है आपको 150 मीटर, एंड गिवन बैक साइड रीडिंग ऑन A इज इक्वल टू 3.55 मीटर एंड फोर साइड रीडिंग ऑन B 4.575 मीटर। तो आपको निकालना है कि RL B का कितना है। तो गाइस देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, तो ध्यान से देखें हम। ये है आपका फ्लोर हाइट, मतलब फ्लोर मतलब टाइलिंग, तो ये फ्लोर है आपका, इस फ्लोर पर जो RL दिया है आपको वो दिया है आपको 150 मीटर। क्लियर है। फिर आपसे बोल रहा है कि गिवन बैक साइड रीडिंग ऑन A, मतलब यहां पर आपने अगर स्टाफ रखा, उस स्टाफ की रीडिंग कितना आया, तो A के ऊपर अगर आपने स्टाफ रखा तो स्टाफ की रीडिंग आया कितना 3.55 मीटर। क्लियर है गाइस, 3.55 मीटर। तो अगर इस हाइट का आप RL निकालें तो यहां पर RL कितना मिल रहा है, 150 धन 3.55 मीटर, यही है या नहीं है, तो ये निकाल दिया हमने। फिर आगे बोल रहा है कि B का बताइए और उसका जो फोर साइड रीडिंग है वो 4.575 है। अब गाइस थोड़ा सा ऑप्शंस की तरफ जाएं हम। अगर आप बैक साइड, मतलब इस B को आपको बोला नहीं गया क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक थी यहाँ पर, तो ये शायद क्वेश्चन कैंसल आउट हुआ है, डिलीट हुआ था, बट इसमें मिस्टेक क्या थी वो देखिए क्वेश्चन की। यहाँ पर क्या दिया गया था कि 4.575 मीटर। अब जनरली ये जैसे RL है, अगर आप B पॉइंट को यहाँ पर कंसिडर करें तो यहाँ पर कितना आ रहा है आपका, यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो 150, ये देख लेते हैं ये कितना आ रहा है, 153.55 मीटर। क्लियर है। अब अगर बैक साइड फोर साइड दिया है 4.57, तो वो इसमें से माइनस कर देते आप 4.57, तो यहां पर आपका कितना 149 या 148 के समथिंग आपका रिजल्ट आता। क्लियर है। अब यहां पर 150 से या क्या 158 से कम तो कोई वैल्यू ही नहीं दिया है, 158 से कोई वैल्यू आपको कम दिया ही नहीं गया है। तो ये मतलब क्या बता रहा है कि आपकी और RL बड़ा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हो कहीं पर आप, वो पूछा गया। तो वो आपसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है कि B की पोजीशंस क्या हैं, तो मे बी के क्वेश्चंस आपका डिलीट हुआ हो। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो इस क्वेश्चंस में क्या लिखना था उसको कि सीलिंग पर है या छत पे हो, अगर फ्लोरिंग वगैरह की बात कर रहा है तो फ्लोर है पॉइंट A और छत पर है आपका, या सीलिंग फैन की बात करें या सीलिंग पॉइंट की, तो वो आपका पॉइंट है B। तो सीलिंग की हाइट बताना था, हम उसी के हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें आगे, तो ये जो है आपका ये B पॉइंट आपका इस जगह पर है, ये यहाँ पर है आपका B, और इसको बोलते हैं इन्वर्टेड रीडिंग। तो यहाँ पर जो है इस B पर आपने स्टाफ रखा, तो ये जो रीडिंग आई स्टाफ रीडिंग, तो ये स्टाफ रीडिंग कितना आया है गाइस, 4.575 मीटर, 4.575 मीटर। कितना, इस RL से कितना ऊपर B है, 4.575 मीटर। क्लियर है। तो अगर गाइस यह इतना है तो ये तो आप बता ही सकते हो कि B कितना रहा होगा। तो RL ऑफ B की बात करो, किसकी बात करें गाइस हम, RL ऑफ B, तो कितना निकलेगा 153.55 प्लस 4.57, तो ये कर दिया हमने। प्लस 4.575 मीटर। तो ये जो RL निकलेगा, RL ऑफ B, तो ये निकलेगा आपका अप्रॉक्स 158.13 मीटर। कौन सा ऑप्शन से आप बता सकते हो, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करें तो वो क्या पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ सर्वेइंग इक्विपमेंट इज शोन इन द फिगर। ये जो फिगर में आपको फिगर जो शो हो रहा है या किसका है। तो अगर बात करें हम रेंजिंग रोड की, तो जो रेंजिंग रोड होती है गाइस वो तो हमारी होती है ऐसा पॉल टाइप ऑफ। क्लियर है।
इस पोल टाइप की होती है और यहाँ पर आपका थोड़ा सा शार्प एजेस वगैरह होती हैं। ये पोल टाइप की रेंजिंग रोड होती है। क्रॉस स्टाफ में आपका प्लस जैसा सिंबल दिखता है, किसके जैसा, ऐसा ओपन क्रॉस स्टाफ आपको इस वे में दिखता है। रेंजिंग रोड आपकी ऐसा पॉलिकल शेप में होती है, ऐसा शार्प एज में। तो रेंजिंग रोड हो गई। इसमें भी आपके ब्लॉक्स रहते हैं, ब्लैक और रेड या ब्लैक और रेड एंड वाइट। तो ये टर्म्स हो जाती हैं आपकी कौन सी, इसको बोलते हैं डिवीज़न। तो रेंजिंग रोड में या तो ये ब्लैक रहेगा या फिर यह रेड रहेगा। अल्टरनेट डिवीज़न। और एक आपका क्या रहेगा, जनरली वाइट रहता है। कौन सा रहता है गाइज, वाइट। रेंजिंग रोड, रेंजिंग के लिए यूज़ करता हूँ। क्रॉस स्टाफ आप परपेंडिकुलर ऑफसेट या ऑब्लिक ऑफसेट लेने के लिए यूज़ करते हैं। पेग्स क्या होता है, तो पेग जो दिखता है, ये पेग पीने वाला पेग नहीं है। कौन सा पेग, एज अ सिंबल, तो वो पेग दिखता है आपको सेम एज इट इज। और बात करें प्लम बॉब की, तो प्लम बॉब दिखता है आपको एज अ लट्टू टाइप। क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, आप खुद ही बता दोगे। यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, दिस इज योर पेग। पेग यूज फॉर स्टेशन मार्किंग। किसके लिए, यूज्ड फॉर मार्किंग द स्टेशन ऑन द ग्राउंड। कहां पर, ग्राउंड पर, शीट में नहीं। शीट में तो आप मार्क कर देंगे। और ये किसके लिए, फॉर रेंजिंग और लाइनिंग, फॉर रेंजिंग और स्ट्रेट लाइनिंग। और ये यूज होते हैं हम फॉर टेकिंग ऑफसेट, फॉर टेकिंग ऑफसेट, फॉर टेकिंग ऑफसेट। और इसको बोलते हैं हम लेटरल मेजरमेंट। क्या बोलते हैं गाइस हम इसको, लेटरल मेजरमेंट्स। और ये यूज करते हैं फॉर वर्टिलिटी, फॉर वर्टिलिटी ऑफ द स्टाफ और इंस्ट्रूमेंट्स और पार्ट्स के लिए हम यूज करते हैं प्लम बॉब का। नेक्स्ट टर्म से आपका फाइंड द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ द साइट रेल एट बी इफ अ sewer is laid from a manhole A to B 350 मीटर apart, downward gradient of 1 in 120। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चंस को। एंड कंडीशंस क्या दिया गया है, इफ द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ द इन्वर्ट एट A is 275.5 मीटर एंड हाइट ऑफ द बोनिंग रोड, नॉट बोरिंग, बोनिंग रोड इज 5 मीटर। कहाँ पर सीवर लाइन वगैरह आप बनाते हैं, तो सीवर लाइन में सेंट्रल लाइन मार्क करने के लिए, अलाइनमेंट या हॉरिजॉन्टल सेंट्रल लाइन मार्क करने के लिए हम बोनिंग रोड और साइट रेल का उपयोग करते हैं। तो क्या पूछा गया है कि फाइंड द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ द साइट रेल एट बी इफ अ सीवर इज लेड फ्रॉम अ मेन हॉल ए टू बी। कहां से, ए से बी तक मैं सीवर लाइन बिछा रहा हूं, तो बिछा दीजिए गाइज आप। ये पॉइंट है आपका जैसे ए, और इस पॉइंट से आपने बी, ये सीवर लाइन ड्रॉन कर दिया। ठीक है, कर दिया हमने ए टू बी, जिसके बीच की दूरी कितना है, ए से बी की दूरी, तो ये यहां पर लिख रहा हूं मैं। ए बी दिया है आपको 350 मीटर। स्लोप दिया है ए से बी, स्लोप क्या दिया है, ए से बी 1/120, और वो दिया है आपको डाउनवर्ड। क्या दिया है गाइस, डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है आपका स्लोप, ऐसे जा रहा है, नीचे ढलान की तरफ है। क्लियर है, ये भी क्लियर है हमको। कंडीशंस क्या दिया है कि आर एल ऑफ इन्वर्ट एट ए कितना दिया है आपको, तो आर एल ए का दिया है आपको कितना, 275 मीटर, 0.5 मीटर दिया है, ये भी कर लिया है। और हाइट ऑफ द बोनिंग रॉड इज 5 मीटर। जो बोनिंग रॉड आप यूज कर रहे हैं, बोनिंग रॉड कैसी होती है, टी जैसी। बोनिंग रॉड किसके जैसी होती है गाइस, ये टी के जैसी होती हैं। और इसकी हाइट कितना दिया है आपको, 5 मीटर। तो बोनिंग रॉड की हाइट कितनी होती है आपकी, 5 मीटर दिया गया है। अब यहां पर जो दिया गया है, आपसे पूछ रहा है कि आर एल बी का कितना है, आर एल बी का कितना है।
ये आर एल निकाल। अब यहां पर गाइस देखें आप, ये वाला जो स्लॉप निकालते हैं अगर, तो आपको कितना निकलता 275.5, और जो स्टाफ रीडिंग एज जो बोले आप, या जो बोनिंग रोड की हाइट है वो कितना है 5 है, तो आप कितना कर देते आप यहां पर एट हियर आर एल इक्वल टू 275.5 माइनस 5। क्लियर? ये हो जाता आपका 270.5 मीटर। क्लियर है? अब ये आ चुका है आपका ऐसा स्लोप। अब ये क्या आ चुका है गाइस हमारा स्लोप, और इस स्लोप के कारण ये आपका थीटा बना है। तो थीटा मतलब कितना आपका नीचे चला जाएगा, कितना नीचे चला जाएगा ये पॉइंट आपका इस ग्राउंड से कितना चला जाएगा, तो आर एल एट बी निकलेगा मेरा 270.5 माइनस 1 इन 20। हर एक 120 मीटर पर कितना हो रहा है, वो 1 मीटर नीचे जा रहा है। हर एक 120 मीटर पर वो कितना 1 मीटर नीचे, मतलब हर एक 120 मीटर आगे जाइए 1 मीटर और नीचे चले जाइए। तो यहां पर कितना है आपका 350 मीटर है। तो मतलब 1 इन 120 इंटू कितना करेंगे गाइस हम 350। क्लियर है यहां भी हमको? तो ये अगर क्लियर है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए हमको। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर हमारा गाइस 267.58 मीटर आर एल ऑफ बी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो अप्रोक्स कितना आएगा 0.9 समथिंग रिजल्ट आएगा आपका, और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका 267.58 मीटर आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्लियर है हमको। तो अगर यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है या सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, कैलकुलेट द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द सर्वे लाइन and irregular boundary using trapezoidal rule. The following perpendicular offsets were taken for a 6 meter intervals from a survey line to an irregular boundary line. Irregular boundary lines दिया गया है और आपका कौन सा trapezoidal rule से बताना है कि इसका एरिया कितना है, किसका, अगर ये नंबर ऑफ ऑफसेट्स आपने ऐसे लिए हो। ये बेसिक सा क्वेश्चन है आपका। तो गाइस ट्रेपेजोइडल रूल की बात करें तो एरिया किसके थ्रू, बाय ट्रेपेजियम रूल या ट्रेपेजोइडल रूल। तो ट्रेपेजोइडल रूल्स की बात करें तो ट्रेपेजोइडल रूल से क्या होता है आपका, तो जो एरिया का फार्मूला बनता है वो एरिया का फार्मूला ट्रेपेजोइडल रूल से क्या बनता है, तो क्या बनता है आपको कि d/2 या एवरेज ऑफ इंटरनल, तो इंटरवल सॉरी, तो एवरेज ऑफ इंटरवल इनटू फर्स्ट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, फर्स्ट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट रीडिंग्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ रिमेनिंग, प्लस 2 टाइम्स ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स, 2 टाइम्स ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। तो ये भी क्लियर है हमको। तो अगर गाइस हम यहां पर बात करें एरिया निकालने की, तो इन सभी में से जो फर्स्ट टाइम से है, फर्स्ट वाला ऑर्डिनेट हमारा, फर्स्ट वाला ऑर्डिनेट कौन कौन सा है 5.75। पहले तो डी की बात करें तो डी आपको दिया है, इंटरवल आपको यहां पर ये 6 मीटर, तो डी आपको दिया है यहां पर, थोड़ा सा इसको पीछे कर देते हैं, तो डी दिया है आपको गाइस यहां पर 6, तो 6/2। अब ब्रैकेट आपने ओपन किया और फर्स्ट है आपका ऑर्डिनेट यह और लास्ट ऑर्डिनेट है आपका 4.35, तो 5.35। फिर बात करें नेक्स्ट टर्म्स की तो 2 टाइम्स ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स, 2 टाइम्स ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स मतलब 6.85 से स्टार्ट कर दें आप, 6.85 प्लस 5.20 प्लस 8.40 प्लस 9.85 प्लस 7.55 और प्लस 5.85 एंड प्लस 4.80। क्लियर है? इतने नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स हैं आपके। अब हम क्या करेंगे, बस इनका सॉल्व करना है हमको, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कीजिए आप, तो ये कितना हो जाएगा एरिया
3 इंटू ये 5 4 9 एंड 3 मतलब 10.1 कितना हो जाएगा गाइस 10.1 इंटू 2 पॉइंट और ये कितना हो जाएगा 5 5 10 15 एंड 20 मीन्स 0 20 मीन्स 0 और अगेन 2 तो मीन्स 10 18 5 23 8 हो जाएगा आपका 31 4 35 37 एंड 45 मीन्स 5 पॉइंट 4 6 4 10 15 8 आपका हो जाएगा कितना 15 8 हो जाएगा आपका 23 एंड 9 आपका हो जाएगा 32 एंड 7 39 एंड 5 एंड देन 4 तो कितना हो जाएगा ये आपके टर्म्स 48 टर्म्स क्लियर एंड देन मल्टीप्लाई तो रिजल्ट जो हमारा निकलेगा एरिया वो आएगा आपका 321.3 स्क्वायर मीटर। अब तो हम मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकाल सकते हैं ना गाइस, तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर 321.3 स्क्वायर मीटर। तो आंसर जो हो रहा है वो ऑप्शन नंबर बी पर आपका मैच हो रहा है। किस पर हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी पर आपका मैच हो रहा है। तो 7th नंबर का जो क्वेश्चन था उसका आंसर आएगा 321.3 स्क्वायर मीटर। तो ये भी क्लियर है गाइस हमको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करें तो क्या पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आरएल ऑफ इफ द आरएल ऑफ ए इज 200 मीटर एंड द लेवलिंग। सारे क्वेश्चंस आपके 4 अप्रैल 2016 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं गाइस। तो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे आपसे। फाइंड द वैल्यू ऑफ आरएल ऑफ पॉइंट इफ द आरएल ऑफ ए is 200 meter and the leveling between the 2 point A and B on the opposite bank following are the readings। तो कहां पर निकालना है आपको? find the value of RL at B। B पर निकालना है आपको। तो ये तो सिंपल सा है आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग से क्वेश्चंस। कहां से हैं? रेसिप्रोकल लेवलिंग से क्वेश्चंस हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ रीडिंग, एक बार आपने स्टेशंस कहां पर रखा ए और कौन सी रीडिंग फाइंड आउट किया, छोटा सा डायग्राम अगर आप देखें तो ये एक शिफ्ट में जो आपकी व्यापम की पिछली बार हुआ था 2020 में, वहां पर इसे डायग्राम दे दिया था आपको ऐसा कि किसका डायग्राम है। तो ये जैसे आपका स्टेशन है यहां पर ए, तो इसके पास में रखा और एक रीडिंग आपने यहां पर लिया और एक बार आपने ये बी पर लिया। सेकंड फिर आपने क्या किया, स्टेशंस को बी पर रखा, स्टेशंस को बी के पास में रखा, लेवल ऑफ पोजीशंस कहां पर ए पर रखा और एक बार बी पर रखा, और स्टाफ रीडिंग आपने अगेन एक बार ए से लिया और एक बार बी पर लिया। तो ये आपका दूसरा सेटअप हो जाएगा सेम पॉइंट पर। ये आपका ए, तो एक बार रीडिंग यहां से एक बार रीडिंग आपने इन दोनों पॉइंट से कैरी आउट किया। तो आपको क्या निकालना है कि इन दोनों पे पॉइंट का रिजल्ट, मतलब आपका लेवल एट बी कितना है। तो वो हम कैसे निकालते हैं गाइस, आरएल एट या रिड्यूस्ड लेवल एट बी, उसकी बात करें तो वो आता है आपका डिफरेंस बिटवीन टू लेवलिंग्स। एवरेज और डिफरेंस, ये ध्यान रखिएगा, एवरेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू स्टाफ रीडिंग्स। तो ये दोनों स्टाफ रीडिंग्स का एवरेज निकालना है। तो देखिए आप, अगर हम बात करें एवरेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू स्टेशंस, क्या करना है आपको, टू स्टेशंस स्टाफ रीडिंग्स को अगर आप कैरी आउट करें, टू स्टेशंस एवरेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू स्टेशंस रीडिंग, टू स्टेशंस रीडिंग। तो कैसे कैरीड आउट करेंगे गाइस हम, यहां पर अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो आपको एक बार स्टेशंस रखा आपने ए पर और दूसरी बार रखा आपने बी पर। ए पर रखा तब रीडिंग आई आपकी ए और बी पर 2.5 एंड 2, तो इन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस निकाले तो क्या फाइंड आउट होगा आपका 2.5 माइनस 2, एंड देन एवरेज निकालना है, मतलब ऐड करेंगे उस डिफरेंस को किसके साथ में, सेकंड सेटअप से। तो सेकंड सेटअप क्या रहा आपका 1.8 माइनस 0.950 मीटर। क्लियर है? और इसका एवरेज फाइंड आउट करना है, मींस डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है गाइस? तो डिफरेंस कितना निकल रहा है मेरा, यहां से अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो डिफरेंस निकल कर आएगा हमारा यहां पर एवरेज आपका अप्रोक्स 0.675 मीटर। अरे कितना 0.5 निकलेगा यहां से, और यहां से कितना हो जाएगा 0.85, तो 0.5 एंड 0.85 कितना हो जाएगा आपका
1.3 और 1.3 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 0.675 मीटर आपका आएगा डिफरेंस। इस डिफरेंस को मैं स्टाफ रीडिंग अगर पॉजिटिव आता है तो भी लेवल के साथ में ऐड कर देंगे विद साइन, और अगर नेगेटिव आता है तभी मैं क्या कर दूंगा विद साइन उसके साथ में एडअप कर देंगे। तो RL ऑफ B की बात करें तो RL एट A इज इक्वल टू दिया गया है गाइज मुझे 200 मीटर एंड RL एट B इज इक्वल टू हो जाएगा RL एट A प्लस डिफरेंस। तो RL एट B कितना निकलेगा गाइज 200.675 मीटर। आप खुद बता देंगे कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है, कौन सा हो रहा है मैच गाइस हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है 200.675 मीटर। तो यहां तक क्लियर है गाइस हमको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करें फिर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 9 दिसंबर 2020 फर्स्ट शिफ्ट से। अभी तक जितने भी 8 क्वेश्चन किए हैं वो आपके 4 अप्रैल 2016 में सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस थे। अब जो क्वेश्चंस बन रहा है वो आपका है 9 दिसंबर 2020 फर्स्ट शिफ्ट से। आप ये अगर हेल्पफुल लग रहे हैं तो क्वेश्चंस अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, नेविगेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ायदा होता रहे और जो भी आपके नए वीडियोज़ या न्यू अपडेट्स होते रहते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नेविगेट चैनल को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि इनकी जो पीडीएफ्स हैं वो भी आपको मिलती रहें सॉल्यूशंस के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या पूछा गया था कि विच क्रॉस स्टाफ कैन बी यूज्ड टू सेट अप एनी टाइप ऑफ एंगल्स नॉट जस्ट 90 डिग्री और 45 डिग्री। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे। क्या बोल रहा है कि कौन सा स्टाफ यूज करूंगा मैं अगर मुझे क्या लेना हो ऑफसेट लेना हो तो, और कौन सा 90 डिग्री या 45 डिग्री का नहीं लेना है, मेरे को कोई सा भी लेना है। तो कौन सा स्टाफ आप यूज करेंगे, तो कौन सा स्टाफ यूज करेंगे, ओपन क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, वर्नियर क्रॉस स्टाफ या एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। गाइस अगर हम यहां पर बात करें तो आपसे जो पूछा गया है ओपन क्रॉस स्टाफ होता है फॉर परफेक्टली 90 डिग्री या राइट एंगल ऑफसेट के लिए। इट्स यूज्ड फॉर used for 90 डिग्री या परपेंडिकुलर ऑफसेट्स। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ की बात करें तो जो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ है ये हमारा होता है 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब यहां पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, अगर आपको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन चाहिए तो ये प्रीवियस ईयर के जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए वहां पर भी इसी का क्वेश्चन आया था कि फ्रेंच क्रॉस स्टाफ और ये क्या होते हैं। तो वहां पर मैं इसका डायग्राम वगैरह समझा है। तो जो पुराने वीडियोस हैं मतलब इसके पहले वाले वीडियो उनको आप देख लें तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि ओपन क्रॉस स्टाफ और फ्रेंच क्रॉस स्टाफ कैसे होते हैं और कैसे आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ 45 डिग्री को भी मेजर कर सकता है क्योंकि ऑक्टागोनल शेप में होता है। अब बात करें वर्नियर क्रॉस स्टाफ, आपका जनरली इतना यूज नहीं होता है, मतलब ये आप ऐसे एग्जैक्टली कहीं यूज नहीं करते हैं। जनरली सिर्फ आप कहां पर यूज करते हैं इसको, जैसे अगर थियोडोलाइट वगैरह सर्वे में। जो एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ है सेम आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ जैसा सिलेंड्रिकल शेप में होता है। इसकी जो बियरिंग्स वगैरह है, इसका जो सेटअप्स हैं वो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सेट आउट कर सकते हैं, मतलब इसके एंगल्स वगैरह सेट आउट कर सकते हैं। रीडिंग वगैरह में आपको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो इसकी स्केल को थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये एडजस्टेबल होता है और साथ ही साथ इसमें नंबर ऑफ कोई सा भी आप इरेगुलर तो नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, कोई सी भी टाइप की अगर आपको रीडिंग लेना हो तो हम ले सकते हैं यहां से। किससे, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ से। कौन से भी टाइप का, जैसे 30 डिग्री मापना है, 35 डिग्री मापना है, 55 डिग्री मापना है, 60 डिग्री मापना है, तो वो आप एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ से लेटरल मेजरमेंट कर सकते हैं एंगुलर। क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा। विच क्रॉस स्टाफ कैन बी यूज्ड टू सेट अप एनी टाइप ऑफ एंगल्स एज अ एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 9 दिसंबर में, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट एनी प्लेस एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, इट्स मतलब इज कॉल्ड, इट्स क्या बोलेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट एनी प्लेस एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो आप खुद ही बता सकते हो, मतलब ये इसलिए बोल रहा हूं कि गाइस थोड़े से वापस में भी बोलूंगा कि जो पीछे का वीडियो है एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ था आपके दूसरे साल की एग्जाम में। 9 दिसंबर वाली जो 2020 में हुआ था इसमें भी आया था, और जो 2016, 17, 18 में हुआ था उसमें भी यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। तो क्या पूछा गया है कि ट्रू मेरिडियन और जो अगर ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से मिलकर जो लाइन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, ट्रू मेरिडियन।
और अगर जो मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ को कनेक्ट करें, मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ को आप कनेक्ट करें, तो ये जो टर्म्स बनती हैं इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। इसको क्या बोलते हैं गाइस हम? मैग्नेटिक मेरिडियन। गाइस मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच का जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन थीटा। और यह अगर ट्रू नॉर्थ के वेस्ट साइड है, ट्रू नॉर्थ के किस साइड है गाइस? ये हमारे नॉर्थ साइड लाई कर रहा है, सॉरी वेस्टर्न साइड। किस साइड लाई कर रहा है? वेस्टर्न साइड। इसको बोलते हैं डिक्लिनेशन वेस्ट। और एज इट इज अगर आपका ये टर्म्स जो हैं ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ और जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो आपका ईस्टर्न साइड लाई करें तो उसको हम बोलते हैं डिक्लिनेशन ईस्ट। उसको हम क्या बोलेंगे गाइस? डिक्लिनेशन ईस्ट। और इसको हम बोलेंगे डिक्लिनेशन वेस्ट। तो अभी आपसे जो पूछा गया था कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन का डिफरेंस को क्या बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उस डिफरेंस को? उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। एजोनिक लाइन, आइसोजोनिक लाइन नंबर ऑफ रिपीटेड से हैं, तो अगर जीरो डिक्लिनेशंस को जो ऐड करती हैं, जीरो डिक्लिनेशंस पॉइंट्स को जो ऐड करती हैं रेफरेंस लाइन, उसको हम बोलते हैं एजोनिक लाइंस। और इक्वल डिक्लिनेशंस एंगल्स को, मतलब जैसे ये आपका 5 डिग्री 10 डिग्री वेस्ट हैं, इधर 5 डिग्री 10 डिग्री ईस्ट हैं, तो 5-5 डिग्री ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाले लाइंस को हम बोलेंगे ऐसा एज अ आइसोजोनिक लाइन। तो क्लियर है ये भी हमको। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर अगर हम बढ़े कि द टाइप ऑफ सर्विंग वेयर द स्फेरिकल नेचर ऑफ अर्थ, ये ध्यान से रखिएगा क्वेश्चन कंसेप्ट जो है आपका, कि द टाइप ऑफ सर्विंग वेयर द स्फेरिकल नेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ सर्विंग इज कॉल्ड एज। तो नंबर ऑफ टाइम्स में, नंबर ऑफ एग्जाम्स में रिपीटेड है। क्लियर है? क्योंकि आप देखिएगा कि जो सेकंड वाली शिफ्ट आने वाली है उसमें भी इसी से क्वेश्चंस बेस्ड था, और एसएससी की एग्जाम हो, पहले ये इस ईएससी में भी आए हुए हैं 1990 98 के टाइम पर, और अभी आपका यहाँ पर पूछा गया है कि द टाइप ऑफ सर्विंग वेयर द स्फेरिकल, मतलब जो कर्वेचर है अर्थ का, इग्नोर्ड, क्या कर रहे हैं हम? इग्नोर। तो कौन सा टाइप का सर्वे होगा? टोपोग्राफिक। तो टोपोग्राफिक तो होता है इरेगुलर शेप, अगर हम सर्वे करते हैं तो उसको टोपोग्राफिक बोलते हैं। जियोडेटिक सर्वे होता है अगर कर्वेचर कंसिडर करें, अर्थ का कर्वेचर अगर हम कंसिडर करें, जियोडेटिक सर्वे। पर यहाँ पर मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, तो वो होगा आपका प्लेन सर्वेइंग। कौन सा होगा आपका गाइस? प्लेन सर्वेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि विच इज अ टाइप ऑफ कंपास, विच इज अ टाइप ऑफ अ कंपास इज यूज्ड इन सर्वेइंग। कौन से टाइप का कंपास हम सर्वेइंग में यूज करते हैं? तो थियोडोलाइट जनरली आपका एज अ हॉरिजॉन्टल और एंगुलर मेजरमेंट के लिए यूज होता है, या वर्टिकल मेजरमेंट के, वर्टिकल डिस्टेंसेस मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। कंपास की बात करें कौन सा यूज करते हैं? सेलर्स कंपास यूज होता है, नाम में लिखा हुआ है नाविक, या जो शिप वगैरह में होता है, जैसे जहाज वगैरह चलाते हैं तो वहां पर आपको डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करने के लिए सेलर कंपास यूज करते हैं। और सेक्सटेंट वगैरह होता है नॉर्मल एंगुलर मेजरमेंट्स के लिए। प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है होल सर्कल बियरिंग सिस्टम पर वर्क करता है, और इसको मैं सर्वेइंग में यूज करता हूं। तो प्रिज्मेटिक कंपास हम यूज करते हैं गाइस, प्रिज्मेटिक कंपास हम यूज करते हैं कहां पर? हमारे सर्वेइंग में। ये भी क्लियर है हमको टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर अगर हम मूव करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एरर इन अ प्लेन टेबल सर्वेइंग। जब प्लेन टेबल सर्वेइंग करता हूं, प्लेन टेबल सर्वेइंग मतलब पीटीएस में हमारा क्या होता है? फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड लैब ऑब्जर्वेशन दोनों आपका साइमल्टेनियसली चलता है। ऑफिस वर्क एंड फील्ड वर्क आर डन simultaneously on ground। क्लियर है? तो एरर ऑफ प्लॉटिंग हो सकती है आपसे, स्केलर एरर वगैरह आपकी नहीं होती है। कौन सी होती है गाइस हमसे? स्केलर एरर जो होती हैं वो आपकी कोई एरर आपकी वहां पर अकर नहीं करती है। स्केलर एरर, ये ध्यान रखिए, कौन सी गाइस? स्केलर एरर हमारी अकर नहीं करती हैं। एरर ऑफ प्लॉटिंग
प्लॉटिंग करने में आपसे दिक्कत हो सकती है कि ए से बी की डिस्टेंस आपको 1.2 मीटर में लिखा बोला गया है कि 1.2 मीटर है, आपने 12.1 मीटर लिख दिया है, 12.2 मीटर लिख दिया है। ऐसी एरर हो सकती है। इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है, अगर इंस्ट्रूमेंट आपने सही से सेटअप नहीं किया है, परमानेंट एडजस्टमेंट आपने सही से नहीं किया है, इंस्ट्रूमेंटल एरर आ सकती है। एरर ड्यू टू मैनिपुलेशन एंड साइटिंग, देखने में अगर आपसे गलतियां हो जाएं कि जो स्टाफ रीडिंग्स वगैरह पढ़ रहे हैं थोड़ा सा टिल्ट हो जाए, तब भी आपने स्टाफ का रीडिंग ले लिया है, तो वो भी एरर हो सकती है। स्केल इन एरर्स में आपकी जनरली प्लेन टेबल सर्विंग में नहीं कंसिडर करते हैं। बात करें अगर हम लीडार, ये आपका रिमोट सेंसिंग का था और एक उस क्वेश्चन को हटा दिया गया था क्योंकि हमारा डिप्लोमा लेवल का एग्जाम है और डिप्लोमा लेवल में रिमोट सेंसिंग से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, क्योंकि जब डिप्लोमा लेवल की स्टूडेंट्स रहते हैं इतना नहीं पढ़ते हैं। बट आजकल आने लग गए हैं क्वेश्चंस, तो हम फोकस करें, जैसे एरियल फोटोग्राफी वगैरह से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो लीडार यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग स्टैंड्स फॉर, लीडार का उपयोग क्या, मतलब लीडार किसका फुल फॉर्म क्या है, लीडार का फुल फॉर्म क्या है? तो लीडार का फुल फॉर्म होता है गाइस आपका लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टर्म्स होता है आपका क्या, रडार का टर्म्स, और ये यूज्ड होता है, यूज्ड टू एग्जामिन द अर्थ सरफेस। धरती की सतह को जांचने के लिए हम लिडार टर्म्स का उपयोग करते हैं। किसका टर्म्स का उपयोग करते हैं गाइज? LIDAR, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टर्म्स का उपयोग करते हैं अर्थ सरफेस को एग्जामिन करने के लिए। तो ये टर्म्स भी क्लियर है हमको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे बना है वो क्या है कि विच टाइप ऑफ लेवलिंग इज यूज्ड टू मेजर अक्रॉस लार्ज गैप्स सच एज रिवर्स और वैलीज। अगर रिवर या वैली के बीच में लार्ज गैप हो तो वहां पर आप कौन से टाइप का सर्वे करेंगे, कौन सी टाइप की लेवलिंग करेंगे? आपका अगर यहां पर जो ग्राउंड है तो इन दोनों पॉइंट्स का आपको क्या फाइंड आउट करना है गाइस? लेवल फाइंड आउट करना है, ए और बी का। रेसिप्रोकल लेवलिंग, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग, लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग और प्रोफाइल लेवलिंग। बात करें अगर हम प्रोफाइल लेवलिंग की, तो प्रोफाइल लेवलिंग होती है आपकी क्या, या लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग होती है आपकी कि अगर आपके दो एंड पॉइंट्स आपके विजिबल नहीं हो, दो एंड पॉइंट्स गाइस अगर आपके क्या नहीं हो, विजिबल नहीं हो, तो हम क्या कर देते हैं वहां पर, दो एंड पॉइंट अगर आपके विजिबल नहीं हो तो हम सेटअप को अलग अलग जगह रखकर हम सेटअप को अलग अलग जगह रखकर नंबर ऑफ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। जैसे यहां पर ये कैलकुलेशंस कर लिया, देन अगेन आप सेटअप को उठाएंगे, शिफ्ट करेंगे, फिर आप ऑब्जर्वेशंस ये करते जाएंगे। इसको हम बोलते हैं प्रोफाइल लेवलिंग या फिर लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग क्या होती है? जैसे आप रोड बना रहे हैं तो रोड में आप सेंट्रल लाइन का सर्वे करते हैं। किसका करते हैं गाइस? सेंट्रल लाइन का। अगर रोड की विड्थ ज्यादा है, मान लीजिएगा आपको 12 लेन, 18 लेन, 16 लेन का रोड बनाना है, मतलब आपका रोड की लेंथ क्या और विड्थ क्या हो रही है आपकी। ये भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसका मैंने क्वेश्चंस करवाया था कि क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग कब करते हैं। अगर रोड की विड्थ जैसे आपका एक साइड के 15 मीटर से ज्यादा हो रहा है, मतलब जैसे 4 लेन रोड है, क्या है आपका 4 लेन से 8 लेन रोड बन रहा है, तो मतलब 4 लेन दोनों तरफ होंगे, 4 जाने के और 4 आपके आने वाले लेन से रहेंगे, तो मतलब कितने हो गए गाइस हमारे 8 लेन रोड। तो 4 लेन वाले साइड की रोड की विड्थ अगर आपकी 15 मीटर से ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए गाइस? 15 मीटर से ज्यादा हो जाए, तो वहां पर हम क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग प्रीफर करेंगे। क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग मतलब वहां पर भी हम सर्वे करते हुए, ये जैसे पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट है आपका ए या बी और ये सी। तो यहां पर आपने इंस्ट्रूमेंट्स को रखा और आपने क्या किया है गाइस, इन पॉइंट्स के ऐसे लेवल निकाल लिए अलग अलग जगह पर। ये है आपका एक ही जगह, लेटरल मेजरमेंट कर रहे हैं, लेटरल लेवलिंग्स निकाल रहे हैं। यहां का भी आपने निकाल लिया, इस पॉइंट का भी निकाल दिया, इस पॉइंट्स का भी निकाल दिया। फिर यहां पर सेटअप रखा, यहां से आपने इस पॉइंट्स का, इस पॉइंट्स के, और ये ऐसे आपने लेवल फाइंड आउट कर दिए। इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। और इसको बोलते हैं आप प्रोफाइल लेवलिंग।
इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफाइल लेवलिंग टर्म्स था। तो ये भी क्लियर है हमको। अब गाइस अगर यहाँ पर देखें तो आपसे पूछा गया है कि अगर आपका दो लार्ज गैप्स रिवर बॉडीज या वैलीज के बीच में आपको मेजर करना हो ए और बी का, और बीच में आपका खाई हो या फिर बड़ी नदी हो, जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी के दोनों किनारे के आपके लेवल फाइंड आउट करना हो, तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे हम? रेसिप्रोकल लेवलिंग कहते हो। बीच में आप स्टाफ लेकर खड़े तो नहीं रख सकते हो। रेसिप्रोकल मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है लेवल का, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल एक करते हैं आपकी प्रोफाइल लेवलिंग या फिर डिफरेंशियल लेवलिंग या सिंपल लेवलिंग। सिंपल लेवलिंग मतलब दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकालना हो, जस्ट इनके सेंटर में आपका क्या रख दो, इंस्ट्रूमेंट रख दो। तो नदी के बीच में तो आप रख नहीं पाओगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम किनारों पर रखेंगे। तो किनारों पर कैसे, एक बार ए पर रखा, एक बार बी पर रखा, इसी को बोलते हैं हम रेसिप्रोकल लेवलिंग। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग्स के थ्रू आप क्या कर पाएंगे, लार्ज रिवर बॉडी का सर्वे। नेक्स्ट हम पर पढ़ें कि टेलीज आर प्रोवाइडेड एट डैश इंटरवल 20 मीटर एंड 30 मीटर चेन। 20 मीटर की और 30 मीटर की जो चेन रहेगी उसमें आप टेलीज कहां पर प्रोवाइड करेंगे, किस किस इंटरवल पर? तो टेलीज आपकी होती है जैसे कि उसकी काउंटिंग के लिए कि 5 मीटर हो गया, जैसे 20 मीटर की चेन है और लेब से उठाकर गए, आपको मापना है 25 मीटर, तो 20 मीटर की चेन बिछा दी आपने, माप लिया 20 मीटर, अब बचा 5 मीटर, तो वो कैसे मापें? तो वहां पर लिखा रहेगा कि एक टेली आपके कितने पर, 5 पर रहेगी। टेलीज मतलब टेली मतलब काउंट आउट करना, और काउंटिंग करने के लिए कुछ आपकी ऐसे सिंबॉलिक वे में होते हैं टेलीज। कुछ सिंबल बनाए इसका हम इस टाइप, इसको बोलते हैं हम सिंगल टेलीज। अगर और आगे देखें, ये उंगली जैसे आपके, इनको बोलते हैं हम टेलीज। तो गाइस जो हमारी 5 मीटर की और 10 मीटर की चेन होती है, इन 5 मीटर एंड 10 मीटर चेन टेलीज एट 1 मीटर इंटरवल। कहां पर रखते हैं आप, हर एक मीटर पर आप रख देते हैं टेलीज को, 1 मीटर पर। बात करें अगर हम इन 20 मीटर एंड 30 मीटर चेन, तो टेलीज कहां पर प्रोवाइड करेंगे, तो टेलीज provided at 5 मीटर इंटरवल। कहां पर रखेंगे गाइस हम, 5 मीटर के इंटरवल पर। तो ये क्लियर है हमको कहां पर रखेंगे आप, ऑप्शन नंबर ए पर, कि टेलीज आर प्रोवाइडेड एट 5 मीटर इंटरवल इन 20 मीटर एंड 30 मीटर चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर आप जाएं कि द एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप इन टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग इज आल्सो नोन एज टेलीस्कोप। कौन सा टाइप का बोलते हैं, एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप इन टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग, या टेक्योमीटर में जो आपका एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप यूज होता है उसका नाम क्या दिया गया है? एडजस्टिंग टेलीस्कोप नहीं है, पोरोस्कोप टेलीस्कोप आपका आंसर है। ना आपका सेंट्रल कुछ होता है और ना ही आपका यह वर्नियर होता है, ये वर्नियर लिखा हुआ है, तो नहीं आपका वर्नियर होता है। कौन सा होता है, उसको नाम दिया गया है पोरोस टेलीस्कोप, जो आपका एक्सटर्नल फोकसिंग के लिए टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग में हम गाइस उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बढ़ें कि वॉल्यूम मेजरमेंट कैन बी डन यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। वॉल्यूम आप किस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं? तो एक मेथड है आपका प्रिज्मोइडल फार्मूला। कौन सा? प्रिज्मोइडल फार्मूला, जो सिम्पसन रूल पर बेस्ड है। ग्लाइस क्लियर है? तो स्फेरिकल मेथड नहीं है, डबल मेरिडियन फार्मूला नहीं है, मेरिडियन फार्मूले पर भी नहीं है। डबल और मेरिडियन फार्मूला होते हैं एरिया मेजरमेंट करने के लिए। सिम्पसन फार्मूला आल्सो यूज्ड फॉर एरिया मेजरमेंट, बट उस एरिया के साथ में अगर आप डेप्थ मल्टीप्लाई कर दें तो आपका वो वॉल्यूम दे देता है। तो वही सिम्पसन फार्मूला आपका प्रिज्मोइडल फार्मूला में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनडायरेक्टली यहां पर आपका ऑप्शन जो बनेगा वो सिम्पसन
फार्मूला। सिम्पसन फार्मूले का ही एडवांस वर्जन बोले या फिर सिम्पसन फार्मूले को अगर एरिया की जगह में वॉल्यूम फाइंड आउट करूं तो प्रिज्मोइडल फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो सिम्पसन फार्मूला था और ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर बढ़े हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड इन द इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर। कंटूर का इंटरपोलेशन करने के लिए, कंटूर के एरिया निकालने के लिए, कंटूर से हम टोपोग्राफिक फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंटरपोलेशन टर्म्स। तो कौन सी टर्म्स हम यूज नहीं करते हैं कंटूर में, मतलब कंटूर का इंटरपोलेशन करने के लिए कौन सी मेथड हम यूज नहीं करते हैं? तो बिल्कुल एस्टिमेटिंग हम यूज करते हैं, ग्राफिक मेथड भी यूज करते हैं और एरिथमेटिकल मेथड भी हम यूज करते हैं। जियोमेट्रिक मेथड इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर की नहीं होती हैं या फिर हम यूज नहीं करते हैं। क्लियर है गाइस? तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वही सही होगा कि जियोमेट्रिक मेथड हम इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स में यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े गाइस हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि लेवलिंग बैक साइड इज आल्सो नोन एज। लेवलिंग में जो बैक साइड टर्म्स हैं उसको और क्या कहते हैं आप? लेवलिंग में जो बैक साइड टर्म्स हैं उसको और क्या कहते हैं आप? तो बैक साइड टर्म्स को आल्सो हम क्या बोलते हैं गाइस? ये माइनस साइड बोलते हैं हम घटाना। तो घटाते हैं किसमें? इंटरमीडिएट साइड में या फिर फोर साइड में। तो फोर साइड रीडिंग को हम बोलते हैं माइनस साइड। रिड्यूस्ड लेवल को हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे आपका कि प्लस साइड है या बैक साइड है। बैक साइड को हम मतलब रिड्यूस्ड लेवल नहीं बोलते हैं, और जो प्लस साइड है इसी को हम बोलते हैं एज अ बैक साइड रीडिंग। इसी बैक साइड रीडिंग को हम क्या बोलते हैं? प्लस साइड। और बेंचमार्क आपका ऐसा फिक्स्ड आरएल होता है। नॉन आरएल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? नॉन फिक्स्ड आरएल नॉन फिक्स्ड आरएल पॉइंट इज कॉल्ड एज अ बेंचमार्क। तो यहां पर हम होगा कि प्लस साइड को ही हम लेवलिंग में बैक साइड रीडिंग्स रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था और इसी टाइप का क्वेश्चन एक बार एसएससी में भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम गाइस बढ़ें कि व्हाट कलर इज द नॉर्थ लाइन सिंबल। नॉर्थ लाइन का सिंबल क्या है हमारे नक्शे के अंदर? जो हमारा मैप होता है उसके अंदर क्या होता है? तो क्या होता है हमारा जो नॉर्थ डायरेक्शन से कुछ इस एरो के थ्रू बताते हैं हम। जो मैप बनाते हैं ना आप, तो मैप के अंदर या ड्राइंग शीट के अंदर इस टाइप से एरो बनाते हैं आप और ये बताते हैं कि नॉर्थ है। ठीक है, कौन सा कलर है? ब्लैक कलर। कौन सा कलर है? ब्लैक कलर होता है हमारा। तो ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है हमको एज अ नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये भी क्लियर है हमको। नेक्स्ट टर्म्स पर जाएं या नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो क्या पूछा गया था कि द टाइप ऑफ सर्विंग वेयर द शेप ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड एज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आपका जो टाइप ऑफ सर्विंग है, नेक्स्ट को आपकी जो एग्जाम हुई थी शायद उसी का है। हाँ, ये सेकंड शिफ्ट का है गाइस, क्लियर है? ध्यान रखिएगा आप। 9 दिसंबर 2020 सेकंड शिफ्ट, देखिए आगे ध्यान रखिएगा, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो द टाइप ऑफ सर्विंग वेयर द शेप ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। क्या थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला था कि आपका कौन सा शेप कंसिडर नहीं, मतलब अर्थ का कर्वेचर कंसिडर नहीं करता हूं। यहां पर क्या अर्थ का शेप कंसिडर कर रहा हूं, तो प्लेन सर्वेइंग नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वेइंग नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिकली अगर कुछ सर्वे करें, मतलब जैसे चेन सर्वेइंग वगैरह में, तो वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट, तो ये आपका नहीं है। जियोडेटिक सर्वेइंग में कर्वेचर ऑफ अर्थ विल बी कंसिडर। क्लियर है? तो कौन सा होगा? जियोडेटिक सर्वेइंग। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कंटूर लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर इन द केस ऑफ एयर एन। किसके केस में कंटूर लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं? क्योंकि जनरली इसका जो कैरेक्टर है गाइस, उस कैरेक्टर के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं उसका कैरेक्टर कंटूर्स का, कि कंटूर लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। कंटूर लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर। एक्सेप्शन केस हैं कि कंटूर्स आपका एक दूसरे को क्रॉस करेगा, और वो कौन सा एक्सेप्शन केस है? वो है आपका ओवरहैंगिंग क्लिफ का। कौन सा केस है? ओवरहैंगिंग क्लिफ का। और ओवरहैंगिंग क्लिफ मतलब
ये ऐसा कुछ पहाड़ी हिस्सा है, इसको बोलते हैं ओवर हैंगिंग क्लिफ। तो इसके केस में आपका क्या करेगा कि ओवर हैंगिंग क्लिफ में कंटूर आपका क्या करेगा, एक दूसरे को क्रॉस करेगा। ये एक दूसरे को, ये है ओवर हैंगिंग क्लिफ के लिए। वर्टिकल क्लिफ क्या होता है कि अगर आपका स्ट्रेटनेस आ जाए, क्या आ जाए गाइस, स्ट्रेटनेस, जैसे पहाड़ी हैं और ऐसी स्ट्रेटनेस आ जाए, इसको बोलते हैं ओवर वर्टिकल क्लिफ। इसको क्या बोलते हैं हम, वर्टिकल क्लिफ। और वर्टिकल क्लिफ के केस में जो आपका कंटूर बनते हैं वो क्या होते हैं, एक ही जगह पर मीट करते हैं। क्या करते हैं, एक ही जगह पर मीट करते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल क्लिफ के लिए कंटूर। वर्टिकल क्लिफ कंटूर। बात करें अगर हम रिज और लेक की, तो रिज होती हैं आपकी ऐसे जैसे चढ़ाई। तो इसे चढ़ाई के लिए आप बात करें तो गाइज यहां पर आपका आरएल जो होगा, इस आरएल से ऊपर वाला आरएल और ज्यादा होगा, इससे ऊपर वाला आरएल फिर ज्यादा होगा। यह क्लियर है या नहीं है? तो अगर हम यहां पर बात करें तो आप खुद ही बता देंगे। इसके लिए जो बात करेंगे हम, तो इसके लिए जो कंटूर मैप बनेगा वो कैसा बनेगा हमारा, तो वो कुछ बनेगा आपका अब आप बताइए, इसमें जो इसका आरएल होगा, जैसे मान लीजिए कि 100 है, तो ये बी वाला 100 से ज्यादा ही होगा। तो मान लीजिए कि 105 है, ये 110 है, तो अगर लेवल हाई होगा, क्लियर है। तो कि एग्जाम में क्वेश्चन दूसरा बता रहा हूं, जैसे कंसेप्चुअल अगर आए तो क्या आएगा कि एग्जाम में अगर कुछ ऐसा आएगा इस कि अगर इनसाइड द कंटूर आपका आरएल वैल्यूज क्या हो रही है, इनसाइड द कंटूर अगर हमारा आरएल बढ़ रहा हो तो वो क्या बता रहा होगा, तो वो मुझे बता रहा होगा रिज लाइन। और इसका अपोजिट हो जाएगा कि अगर आउटसाइड द कंटूर आपका, आउटसाइड द कंटूर हमारी वैल्यूज अगर इंक्रीज हो रही हैं, मतलब आप अंदर से बाहर की तरफ आओ और वैल्यूज आपकी क्या हो, इंक्रीज हो, तो वो वैली बताता है। जैसे तालाब के लिए या खाई के लिए आप बनाए तो वैली के लिए या लेक के लिए क्या बनेगा आपका, मतलब ये वैल्यू जस्ट अपोजिट कर दो आप, जहाँ 100 लिखा है वहां पर 110, जो वहाँ 105 और ये 100 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आउटसाइड आपकी वैल्यू बढ़ रही है, तो वो लेक के लिए, पौंड के लिए या फिर खाई के लिए बन जाएगा। क्लियर है? तो ये टर्म्स भी के लिए ध्यान रखें। तो अभी जो पूछा गया था कि क्रॉस कर रहे हैं, तो वह क्रॉस करेंगे आपके इस ओवर हैंगिंग क्लिफ में, ओवर हैंगिंग क्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेगा इस, तो क्या पूछा गया था आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्रॉस स्टाफ। कौन से क्रॉस स्टाफ का टाइप नहीं है, आपसे पूछा गया है। एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं हम, क्लियर है, तो ये भी होता है। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ ये भी होता है। ओपन क्रॉस स्टाफ प्लस जैसा दिखता है, स्वस्तिक जैसा आपको दिखता है, किसके जैसा, स्वस्तिक जैसा जो दिखता है वो ओपन क्रॉस स्टाफ है। क्लोज क्रॉस स्टाफ कुछ भी नहीं होता है, क्लोज्ड क्रॉस स्टाफ नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। बात करें हम, कंपास सर्विंग इज यूजफुल कंपेयर टू चेन सर्विंग व्हेन। ये 9 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का है क्वेश्चंस आपके 2020 में, कि कंपास सर्विंग कब यूज करेंगे। अ लार्ज एरिया नीड्स टू बी कवर, ज्यादा एरिया को आपको कवर अप करना है। अ स्मॉल एरिया नीड्स टू बी कवर्ड इन अ ग्रेट डिटेल्स, ज्यादा डिटेल्स के साथ में। तो चेन सर्विंग में ज्यादा डिटेल्स शो करते हैं ना गाइस, उसी में तो हम मेन स्टेशन, मेन सर्वे लाइन्स, बेस लाइन्स, टाई लाइन, चेक लाइन्स रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ सर्वे लाइन्स उसमें होती हैं, नंबर ऑफ डिटेल्स होती हैं। तो वहां पर तो जरूरी नहीं कि आप कंपास सर्वे यूज करें। चेन सर्वेइंग टूल्स आर नॉट अवेलेबल। अब ये तो आपका इरेगुलर टाइप का क्वेश्चन हुआ, अगर आपके पास चेन अवेलेबल ही नहीं है तो कैसे आप चेन सर्वे, अगर टूल्स अवेलेबल नहीं है तो आपका दूसरे काम भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको अगर दूसरी डिटेल कंपास से सिर्फ आप एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। इन इवन टेरेन नीड्स टू बी सर्वेड। अनइवन मतलब इरेगुलर टाइप की टोपोग्राफियों, गड्ढे वगैरह बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो वहां पर चेन को बिछाना आपको क्या रहेगा, चेन के कारण नंबर ऑफ करेक्शंस आपको अप्लाई करना पड़ेंगे और इतना एक्यूरेट सर्वे आपका नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, वहां पर कंपास सर्वे ज्यादा सुटेबल रहेगा। तो कंपास सर्वे कहां पर सुटेबल है कि अगर आपका
अगर आपका कंपास सर्विंग सुटेबल है कि अनइवन टोपोग्राफी हो तब आपका कंपास सर्विंग। क्लियर है, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरमेंट हॉरिजॉन्टल एंगल बाय अ थियोडोलाइट। हॉरिजॉन्टल एंगल थियोडोलाइट से अगर मेजर करूं तो कौन सी मेथड नहीं है? डायरेक्शन मेथड के थ्रू करते हैं हम। डायरेक्शन मेथड मतलब हॉरिजॉन्टल आपका टेलीस्कोप है उससे थियोडोलाइट है, थियोडोलाइट से आप हॉरिजॉन्टल सर्कल पर रीडिंग नोट डाउन करते हैं तो आपसे वहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस मेथड आउट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। रिपीटेशंस मेथड भी है कि अगर आपके उस थियोडोलाइट के अंदर कुछ ग्रेजुएशंस में गलतियां हुई हैं तो आप अलग अलग जगह से, जैसे आपको 30 डिग्री का एंगल मापना है तो 0 से 30 डिग्री भी 30 डिग्री होता है और 30 से 60 डिग्री भी आपका 30 डिग्री होता है, 60 से 90 डिग्री भी आपका 30 डिग्री होता है। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिपीटेशंस मतलब 2-3 बार अलग अलग जगह से माप लेंगे और उनका एवरेज निकाल देंगे तो आपको एक एक्यूरेसी रिजल्ट मिल जाएगा अगर आपके ग्रेजुएशन ऑफ थियोडोलाइट के हॉरिजॉन्टल सर्कल में कुछ मिस्टेक्स हैं। तो इसका भी उपयोग करते हैं। रिपीटेशंस और रीइटरेशन मेथड दोनों का हम यूज करते हैं। रीइटरेशंस मतलब नंबर ऑफ पूरा 360 डिग्री का अगर हम सर्कल मेजर आउट कर लें और उसको अगर 360 डिग्री आ रहा है रिजल्ट, मतलब आपका रिजल्ट सही है, तो ये भी हॉरिजॉन्टल में हम मेजर आउट करने के लिए उपयोग करें। एक ही पॉइंट से अगर हम एक क्लोज्ड लूप बनाना चाहते हैं, एक ही पॉइंट से अगर हम चारों तरफ की बाउंड्री मापना चाहते हैं तो वहां पर रीइटरेशन मेथड यूज करते हैं गाइस। क्लियर है, तो वो यूज होता है हमारा, बड़े ट्रेवर्स मेथड हम यूज नहीं करते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर आउट करने के लिए। नेक्स्ट टर्म्स की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एरिया मेजरमेंट। एरिया मेजरमेंट करने की कौन सी मेथड नहीं है गाइस हमारी? तो एरिया मेथड में डबल मेरिडियन मेथड अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, मतलब आपकी जो व्यापम की एग्जाम हुई थी फर्स्ट शिफ्ट में, वहां और यहां के क्वेश्चंस में बिल्कुल भी उन्होंने ज्यादा वेरिएशंस नहीं रखा है, लगभग सेम वेरिएशंस, मतलब जैसे आप अपोज नहीं कर सकते हो कि पहली शिफ्ट में टफ आया था और सेकंड शिफ्ट में टफ आया था, ऐसा कुछ भी नहीं। दोनों शिफ्ट एज इट इज थी, लगभग क्वेश्चन देखिए आपके मैच हो रहे हैं। क्या पूछा है कि डबल मेरिडियन मेथड बिल्कुल है आपका। सिम्पसन्स रूल ये हमने बताया ही आपको, सिम्पसन रूल से ही आप एडवांस ट्यूब को करते प्रिज्मोडल फार्मूला बनाते हैं। तो सिम्पसन रूल भी यूज करते हैं, मेरिडियन डिस्टेंस मेथड भी यूज करते हैं, पॉलीगॉन मेथड आपकी यूज नहीं होती है एरिया मेजरमेंट करने में। Which of the following shows the general topography of the area? एक जनरल टोपोग्राफी रिप्रेजेंट करना हो, जनरल टोपोग्राफी मतलब रिकॉग्नाइजेंस सर्वे का रफ वर्क अगर रिप्रेजेंट करना हो तो वो हम किस पर मैच करते हैं? तो वो हम रिप्रेजेंट करते हैं गाइस इंडेक्स मैप पर। तो ये ध्यान रखिएगा। और बात करें अगर हम इंटरसेक्शन प्लान की, इंटरसेक्शन प्लान मतलब किसी बॉडी के इंटरसेक्शंस बता रहे हैं आप, इंटरसेक्शंस मतलब उसके कटआउट वगैरह बता रहे हैं और सेक्शंस बता रहे हैं कि उसमें इंटरसेक्शंस कहाँ पर आएंगे, जैसे हाईवे सर्वे कर रहे हो या फिर आप रेलवे ट्रैक बना रहे हो तो उसमें कट कहाँ पर आएंगे या फिर कहाँ पर जंक्शंस पॉइंट आएंगे, कहां पर आपके जंक्शंस पॉइंट आएंगे। तो ऐसा कुछ की पॉइंट से रिप्रेजेंट करना वो आपके इंटरसेक्शंस प्लान कहलाते हैं। की प्लान क्या कहलाता है? की मैप की फीचर्स, की पॉइंट बोलते हैं ना कि यहाँ पर आपका हो सकता है कि फीचर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आपकी टोपोग्राफी चेंज हो जाएगी। इंदौर से आप भोपाल की तरफ जा रहे हो सर्वे करते हुए तो कि इंदौर से देवास, देवास से उज्जैन जाना है, उज्जैन से आपको सीहोर की तरफ टर्न लेना है, मक्सी की तरफ टर्न लेना है, उज्जैन से फिर आपको भोपाल की तरफ जाना है। तो यहाँ पे की पॉइंट मतलब कि हाँ यहाँ पर तक की सोइल आपकी एक जैसी रहेगी, कि इंदौर से उज्जैन तक की आपकी सोइल एक जैसी रहेगी। तो मतलब यहाँ पर एक जैसा आपको फिलिंग या कटिंग करना पड़ेगा। उज्जैन से सीहोर तक की सोइल 2 टाइप की आ जाएगी, या फिर आप बोल दोगे कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको कम डेप्थ ऑफ सोइल करना पड़ेगा, या फिर यहाँ की जो सोइल है थोड़ी सी आपकी मुरम टाइप की मिलने लग जाएगी। तो हो सकता है कि यहाँ पर आपका फाउंडेशन इतना कमजोर नहीं हो पाएगा, या फिर आपका फाउंडेशन की स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू इंदौर से उज्जैन के बीच में। तो ये आपको क्या बताना है? की पॉइंट बता रहे हैं आप, की फीचर्स। ऐसे कुछ फिक्स पॉइंट बताना है कि यहाँ पर आपको हो सकता है कि लैंड एक्वाइट करना पड़े, मतलब एक्वाइजिशन करना पड़े, लैंड को खरीदना पड़े। तो कुछ पॉइंट्स आप बता रहे हैं वो की मैप में आएंगे। और सेक्शन प्लान मतलब जैसे आपके सेक्शन प्लान, किसी बॉडी के आप सेक्शंस बता रहे हैं, जैसे आपका बिल्डिंग्स बनाना है तो बिल्डिंग के आपने क्या बता दिया सेक्शन, कि यहाँ पर कॉलम्स में इतने आपके स्टील बार्स यूज़ करना है, बीम में आपके इतने स्टील बार यूज़ करना है, वॉल आपकी इतनी विड्थ तक की आएगी। सेक्शंस विड्थ वगैरह उसके डायमेंशंस वगैरह बता रहे हैं तो सेक्शंस प्लान में। रफ वर्क जनरल टोपोग्राफीज वगैरह आप बताएं तो वो हमारा होता है इंडेक्स प्लान, और ये करते हैं जनरली रिकॉग्नाइजेंस में। तो ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका कि कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू रिवर्स कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो उसको हम बोलते हैं ना तो डबल कर्व ना कंपाउंड कर्व। कॉम्प्लेक्स तो कुछ होता नहीं है आपका, कंपाउंड कर्व होता है आपका गाइस। कंपाउंड कर्व होता है अगर डबल रेडियस का कर्व यूज करें हम, ये हो जाते हैं अलग अलग रेडियस के, ये R1 ये R रेडियस के कर्व हैं, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड कर्व। बात करें अगर हम
डेविएशंस कर्व की और डबल कर्व की। तो डबल कर्व मतलब होता है रिवर्स कर्व। तो आपने बोला है कि 2 रिवर्स कर्व, तो 2 रिवर्स कर्व मतलब एक रिवर्स कर्व गाइस ये हुआ, ये रिवर्स कर्व में अपोजिट सेंटर हो जिनके कर्व्स के, और दूसरा देखिए आप ये रिवर्स कर्व। तो ऐसे टाइप की अगर रिवर्स कर्व हो तो उसको हम बोलते हैं कौन सा कर्व, जैसे रोड है आप साइड से देखिए आप, तो ऐसे टाइप के रिवर्स कर्व को हम गाइस बोलते हैं डबल रिवर्स कर्व को, इसको बोलते हैं डबल रिवर्स कर्व को हम बोलते हैं डेविएशन कर्व। कौन सा बोलते हैं गाइस हम, डेविएशन कर्व। तो ये टर्म्स भी हम ध्यान में रखें। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लेहमन्स मेथड इज आल्सो नोन एज मेथड, कहां पर प्लेन टेबल सर्वेइंग में यूज होती है, इन पीटीएस प्लेन टेबल सर्वेइंग में, और इसका नाम आपने एज अ ट्रायल एंड एरर के नाम से सुना है। कौन सा है, लेहमन्स मेथड इज आल्सो नोन एज ट्रायल एंड एरर मेथड। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि रिलेटिवली परमानेंट पॉइंट विच इज द बेसिस फॉर ऑल मेजरमेंट, मतलब जो सभी सर्वे का बेस पॉइंट रहेगा लेवलिंग में, एंड लेवलिंग इज कॉल्ड, मतलब लेवलिंग में सबका वो बेस पॉइंट रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको तो सभी को पता है गाइस, हम क्या बोलते हैं, मीन सी लेवल से ऊपर आपका जो मार्क रहेगा जिससे परमानेंट पॉइंट रहेगा कि हाँ इससे आगे मुझे मार्क आउट करना है, वो कहलाता है गाइस हमारा एज अ बेंच मार्क। मीन सी लेवल तो आपका एज अ डेटम पॉइंट कहलाता है, ये क्या कहलाता है गाइस हमारा एज अ डेटम पॉइंट। और बेंच मार्क होता है कि जिसका आरएल हमारे पास फिक्स्ड हो, जिससे आगे हमको सर्वे करना है, तो ये हमारी क्या करता है, मदद करता है कि आपको वापस मीन सी लेवल या एमएसएल तक जाने की जरूरत या डेटम तक जाने की जरूरत नहीं पड़े। तो ऐसा डेटम या ऐसा फिक्स्ड पॉइंट जिसका आरएल हमको डेटम से पता हो, तो उसको हम बोलते हैं एज अ बेंच मार्क। और यही बोला है कि परमानेंट पॉइंट विच इज द बेसिस फॉर मेजरमेंट इन अ लेवलिंग, तो उसको क्या बोलते हैं हम, बेंच मार्क। यहाँ तक क्लियर है गाइस, और ये आपकी स्लाइड्स वगैरह भी कंप्लीट हो चुकी हैं। और यहाँ तक हमारे सर्वेइंग में अभी तक जितने भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए व्यापम में सर्वेइंग से, वो सारे हमने टू द पॉइंट सर्वे में सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको यह आपकी प्रिपरेशंस में हेल्पफुल लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आउट करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको शेयर करते रहें आप, ताकि आपका ही फ़ायदा होना है। इसमें क्या होना है गाइस, फ़ायदा आपका, तो फ़ायदा आपका यह होना है कि अगर आपके दोनों दोस्तों का आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी ना, तो दोनों के साथ में रहेगी, दोनों आप दोस्त साथ में रहोगे, तो नंबर ऑफ दोस्तों फ्रेंड्स के साथ में आप इसको सर्कुलेट करते जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ्स के लिए आप नेविगेट इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू टू एवरीवन।